इस वीडियो से पहले हम देख चुके हैं कि हमने भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज हम भारत में निर्वाचन व्यवस्था की कमजोरियों की बात करेंगे। अगर विशेषता है तो कुछ कमजोरियां भी होंगी। एक इंसान में बहुत अच्छाई है तो कुछ तो बुराइयां होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर हैं तो कुछ में कुछ दिक्कतें भी हैं। अगर वो भी और ठीक हो जाएं तो और बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। तो आज हम भारत में जो निर्वाचन व्यवस्था है उसकी कमजोरियां या उसके दोष जो भी हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग करना। हम सभी जानते हैं, हम जो भी वोट किए हैं, जो भी मतदान करने जाते हैं केंद्रों पर, उन्होंने अक्सर एक चीज़ कॉमन देखी होगी, बहुत ज़्यादातर देखी होगी कि जो आसपास के जो नेता लोग या फिर कुछ लोग होते हैं जो नेतागिरी में रहते हैं, वो अक्सर मतदान केंद्रों के अंदर घूमते हुए मिल जाते हैं। कई बार उनको रोक दिया जाता है और कई बार पुलिस व्यवस्था जो भी आर्मी लगाई जाती है वो उनको नहीं रोक पाती, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब इस चीज़ की घटनाएं मैंने ज़्यादातर सुनी है बंगाल के अंदर होती हैं। वहाँ पर धनबल और बाहुबल काफ़ी यूज किया जाता है। बंगाल में सुना गया है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन ऐसा होता है, होता आया है कि जिसके पास पैसा होता है और बाहुबल होता है, मतलब गुंडे वगैरह होते हैं या बहुत सारे जो अपराधी तत्व होते हैं, वो नेताओं के साथ मिले रहते हैं और उनके लिए काम करते रहते हैं। तो इस चीज़ का प्रयोग हमारे लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था को कमज़ोर करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को आज़ादी के बाद से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि समय बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, जनता अवेयर हो चुकी है, चुनाव आयोग काफ़ी पावरफुल हो चुका है। दूसरा है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अक्सर एक चीज़ देखा जाता है कि सभी पार्टियों में, लगभग सभी पार्टियों में ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया जाता है। सभी पार्टियों में लगभग ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया जाता है जिनका पृष्ठभूमि अपराधी तत्व की है, जिन पर बहुत सारे केस चल रहे होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, क्योंकि वो लोग को पैसा भी है, उनके पास पावर भी है, तो और रौब भी रहता है। कई बार लोग डरते भी हैं, तो सोचते हैं, पार्टियां सोचती हैं कि हो सकता है ये जीत जाए और उनको जीता हुआ कैंडिडेट चाहिए, जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो कैसे भी जीते। तो और उनका प्रभाव भी रहता है काफ़ी उस एरिया में। जो अगर कोई पैसे में बहुत अच्छा है या फिर गलत कामों में ज़्यादा आगे है, तो लोग डरते भी हैं और पैसे वाले की इज्जत भी करते हैं। ऐसे लोगों को पार्टियां ज़्यादातर टिकट दे देती हैं। अब जो इनके पास दोनों चीज़ होंगी, बाहुबल भी होगा और धनबल भी होगा, धन भी होगा और पावर भी होगी, तो वो लोग अक्सर अपराधीकरण की जो नीतियाँ, वो जो अपराधीकरण की जो भी गतिविधि होती है उनमें संलग्न पाए जाते हैं। उन पर बहुत सारे केस भी मिलते हैं जो कि कभी प्रूव नहीं हो पाते कि हाँ ये इसमें संलग्न थे। तो राजनीति का अपराधीकरण भी हो गया है। बहुत सारी पार्टियां देखते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं जिनमें कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, बहुत सारे रॉबरी वगैरह बहुत सारे केस चल रहे होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, राजनीति बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। तीसरा है मंत्रियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो मंत्री होते हैं, जिनकी प्रभाव है उस क्षेत्र में मंत्री, वो लोग कई बार बहुत बड़े अफसरों को धमकाते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना है या ऐसा करना है, जो कि उनको अफसरों को धमकाने से वहाँ पर जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि वो भी इंसान है। वो किसी मंत्री से कैसे पंगा ले पाएंगे, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें, पैसा है और पावर है, दोनों चीज़ें, जो कि राजनीति में हमारी निर्वाचन व्यवस्था को कमज़ोर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने से क्या घाटा है, मान लीजिए दिल्ली में 70 सीटें हैं राज्य विधानसभा की। पूरी दिल्ली को 70 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, विधानसभा क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों में। इसमें कैंडिडेट चाहे कितने भी खड़े हों, चाहे एक सीट से एक एरिया में 10 लोग खड़े हों चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनमें से चुना सिर्फ एक ही जाएगा।
मान लीजिए एक एरिया में सिर्फ 100 मतदाता, 100 नहीं 1000 मतदाता हैं, उनमें 10 लोग खड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए, नेता बनने के लिए। अगर किसी को 100 में से मान लीजिए सभी को, बहुत सारे लोगों को 5-5, 10-10 वोट मिले, एक को अगर उसमें से 11 वोट भी मिल गए तो वो क्या हो जाता है, उसमें जीत जाता है, वो हमारा प्रतिनिधि मान लिया जाता है। अब बताओ जिसको 11 वोट मिले होंगे 100 में से, उसको तो सिर्फ 11 ही मिले, मतलब उसके 89 उसके खिलाफ हैं लोग, लेकिन फिर भी उस इंसान को वहां का विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। अब आप देखिए ये व्यवस्था कैसी है, जिसमें बहुमत उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो एक ज्यादा मिला, सबसे थोड़ा सा ज्यादा मिला, वो जीता हुआ माना जाता है। अब इनका क्या होगा, जो इसको पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने थोड़े थोड़े वोट बहुत सारे लोगों को दे दिए, तो ये थोड़ा बहुत गलत कही जा सकती है इस व्यवस्था, लेकिन क्या करें, व्यवस्था है और कोई चारा भी नहीं है भारत में इस तरह की व्यवस्था के अलावा कोई और अपनाया जाए, तो मानना पड़ेगा इस चीज को, जिसमें दोष है लेकिन क्या करें, चलना पड़ेगा। अगला है मतदाताओं की निष्क्रियता। मतदाता क्या है, आजकल वोट डालने ही नहीं जाना चाहते। अगर वोटिंग परसेंट कम रहेगा तो कोई भी थोड़े से वोट पाके नेता बन जाएगा, प्रत्याशी जीता हुआ माना जाएगा। तो इसमें गलती किसकी है, जनता की भी है, उसको बढ़ चढ़ के वोट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी पावर है वोट की, मतदान की, वो पूरी सत्ता को हिला सकती है। तो हमको मतदान जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मतदान होगा उतनी ज़्यादा उसमें मतलब किसी के हारने या जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर बहुमत ज़्यादा रहेगा किसी को तो वो अच्छे से जीत भी जाएगा, अगर नहीं मिला तो वो हार भी जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतदान करना चाहिए, जो कि अगर जनता नहीं करेगी तो ऐसे लोग भी जीत सकते हैं थोड़े से वोट पाकर, जिनके जीतने की चांसेस ही नहीं थे, जो गलत थे। अगला है संकीर्ण भावनाओं पर आधारित मतदान। संकीर्ण भावनाओं कैसी, अभी भी ऐसा देखा जाता है कि कोई जाति विशेष या धर्म विशेष का आदमी अगर कहीं खड़ा हो जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसकी जाति या धर्म के लोग सिर्फ उसी को वोट करना चाहेंगे, भले वो जीते या ना जीते या कैसे भी आचरण का है, कोई मतलब नहीं उनको, वो सिर्फ अपना चाहते हैं, जो कि राजनीति के लिए बहुत गलत है। अगर कोई इंसान बेहतर है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी तरह से, किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी काम करता हो, उसको वोट मिलना चाहिए। जातिवाद से हमको ऊपर उठना पड़ेगा अगर भारत की राजनीति को अच्छा करना है, तो ये भी एक कमजोरी है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगला है निर्वाचन सूची में जाली नामों का होना। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पर घपले होते हैं उसमें बहुत सारे जाली नामों को डाल दिया जाता है और बहुत गलत तरीके से, फर्जी तरीके से वहाँ पर वोट डाले जाते हैं, जहाँ पर सरकार का बहुत कम कंट्रोल रह जाता है। वैसे तो चुनाव आयोग पूरा कंट्रोल रखता है, फिर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर जाली वोट बनाए जाते हैं, जिससे कि ऐसे कैंडिडेटों को जिताया जाता है जिनकी कोई संभावना हो, जो अपराधी प्रकृति के होते हैं, जो कि इस चुनाव व्यवस्था को दूषित करते हैं, जो कि एक कमजोरी बनकर खड़े हुए हैं। अगला है निर्वाचन याचिका के नियमों से बचाव। बहुत सारे जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं, वो पोल पिटीशन अगर डालता है कोई हारा हुआ, या फिर देखता है कि फर्जी तरीके से काम हो रहा है, तो वो इससे बचने के पूरे चांसेस बना लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिससे वो बच जाते हैं और उम्मीदवार भी विजयी माने जाते हैं, वो बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है जो थोड़ा सा दूषित हो गई है। तो इसको हम देख सकते हैं कि इस तरह की कमजोरियां हमारी जो चुनाव व्यवस्था है उसको कमजोर कर रही हैं। अगर इनमें और सुधार हो जाता है तो हमारे जो चुनाव व्यवस्था है, निर्वाचन व्यवस्था है, वो और बेहतर हो जाएगी और कैंडिडेट भी बहुत अच्छे चुनकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।